हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल समर्थ एशियन जुडिशरी। देखिए टैक्सेशन ला की बात कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करेंगे एंड रेसिडेंस एंड टोटल स्कोप ऑफ इनकम की बात करेंगे। पार्ट 5 है, लेक्चर 5 है आपका इनकम टैक्स एक्ट का, टैक्सेशन लॉ का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। रेसिडेंस एंड टोटल इनकम को समझना बहुत टफ भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ आराम से समझिएगा आप। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ टॉपिक है ना। तो थोड़ा सा समय लगता है, जैसे आपको आईपीसी में दिक्कत हुआ था कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को समझने में, तो थोड़ा सा टफ टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बाद में लॉयर बनने के बाद सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक से समझने के बाद क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, या फिर आपके केसेस जो भी होंगे वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत एफर्ट्स लगता है वीडियो बनाने में, आई एम अ लोन वुल्फ, अकेले सारे एफर्ट्स करता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा है ना सपोर्ट करिए अपनी तरफ से भी, अच्छा लगता है मुझे भी। चलिए बात करते हैं रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम की। अब ये होता क्या है? 3 क्वेश्चंस आपके केसमेट में दिए हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि क्या इंसिडेंस ऑफ टैक्स वेरीज विथ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। क्वेश्चन नंबर तो यही कहता है कि क्या टैक्स देने की जो कैपेसिटी है, जो इंसिडेंस है, टैक्स देना है कि नहीं देना है, सिंपली बोलूं, क्या वो किसी एसएससी के रेसिडेंशियल स्टेटस से मैटर करता है? ठीक है, पहला सवाल। इसी सवाल का आंसर ढूंढेंगे जो आपको तुरंत मिल जाएगा। आगे कहता है टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी। कैसे बात करेंगे? सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस को कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या टेस्ट है उसका, सेक्शन 6 की बात करेंगे। टोटल इनकम ऑफ एसएससी सेक्शन 4, सेक्शन 5 की बात करेंगे, स्पेशली सेक्शन 5 की बात करेंगे। और इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया सेक्शन 9, इसकी बात आज नहीं करेंगे, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट सेक्शन 9 के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा भी है, ठीक है। तो इट विल टेक अ डिफरेंट टॉपिक फॉर दैट मैटर, है ना, डिफरेंट वीडियो फॉर दैट टॉपिक। तो हम इसके बारे में बात करेंगे बाद में कभी, ठीक है, लेकिन जरूर करूंगा अगले वीडियो में, उसके बाद वाले में जब सेक्शन 9 की बात करेंगे तभी। अब इसको स्टार्ट करने से पहले भी समझ लो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, ध्यान से समझो। अब मैं कह रहा हूं कि 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक चलता है फाइनेंशियल ईयर। अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स दे रहे हो, अगर आपका टैक्स का असेसमेंट ईयर ये है, जिस साल आप टैक्स को असेस कर रहे हो कि कितना आपको देना है, तो किस साल के, मतलब किस फाइनेंशियल ईयर के टोटल इनकम को असेस करोगे आप, फिर उसके ऊपर टैक्स दोगे आप। तो इससे 1 साल पुराना वाला, इससे 1 साल पुराना कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया? 2022 2023। तो जिस फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट कर रहे हो आप, तो टैक्स जो दोगे आप उसके 1 साल पहले वाले, प्रीवियस ईयर उसको बोलते हैं, उसके टोटल इनकम पे टैक्स दोगे आप। मान लो, समझ गया? इतना समझ में आ गया होगा ना। तो 2024 में 31 मार्च तक जो आप कैलकुलेट करोगे, तो असेसमेंट ईयर आपका 2023-2024 हो गया। पर इस साल 2023-2024 के टोटल इनकम पे टैक्स नहीं देते आप। 2022-2023 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके ऊपर टैक्स देते हैं, और इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अभी के लिए इतना जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है इनकम टैक्स इज लेविड ऑन एनी असेसमेंट ईयर ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। जिस भी एनी असेसमेंट ईयर पे जो आप असेस कर रहे हो, जो इनकम टैक्स दे रहे हो, वो इस साल उसके प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम पे आप देते हो। इस बात को समझ लेना, आपको दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। सेक्शन 5 कहता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड्स अपॉन एंड इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यानी जिस असेसमेंट ईयर के 1 साल पहले वाले पे टोटल इनकम पे आप टैक्स दे रहे हो, उस साल आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था, वो बहुत मैटर करता है आपके इंसिडेंस ऑफ टैक्स के ऊपर। तो क्वेश्चन जो आपको मैंने बोला था शुरू में, उसका आंसर समझ में आ गया? डिपेंड करता है, सेक्शन 5 खुद कहता है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, इसको समझना किसी भी इनकम टैक्स स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज को समझिए क्या होता है। अब मैं बार बार कह रहा हूं रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब या तो आप रेजिडेंट हो सकते हो या तो नॉन रेजिडेंट हो सकते हो, यही 2 चीज समझते हो ना आप लोग। पर तीसरा कॉन्सेप्ट भी होता है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, या फिर एक और बोल सकते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन 6 को समझते हैं। सेक्शन 6 कहता है रेसिडेंस इन इंडिया, एक इंडिविजुअल के लिए, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर के लिए, फर्म के लिए, कंपनी के लिए, या फिर दूसरे के लिए क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। कहता है फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट एन इंडिविजुअल, मैं और आप या कोई भी, इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। आप एक बार मान के चलो कि प्रीवियस ईयर 2022-2023 है आपका, और असेसमेंट ईयर क्या है आपका 1 साल बाद, यानी 2023-2024, ठीक है। अरे फाइनेंशियल ईयर तो समझ में आता है ना, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 को एक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। आरबीआई उसके बाद चलती है थोड़ी, अब तो खैर मिला लिया इसके साथ। तो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर जो ये है ना, इसका बजट आता है, एक फाइनेंशियल ईयर का बजट आता है, ठीक है। अब देखो कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा इस प्रीवियस ईयर में
2022-2023 में यदि इफ ही इज इन इंडिया इन दैट ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 डेज और मोर। कहने का मतलब कि अगर आप प्रीवियस ईयर को देख रहे हो, अगर आप असेसमेंट ईयर 2023-24 लेते हो और प्रीवियस ईयर 2022-23 लेते हो और इसके टोटल इनकम पे आपको टैक्स देना है, तो क्या आप रेजिडेंट हैं या नहीं, ये तभी माना जाएगा जब आपने 2022-2023 में पूरे साल में 365 दिन में से 182 दिन कहां काटा है, इंडिया में। इंडिया में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रूम में रहो, चाहे होटल में रहो, चाहे दोस्त के घर रहो, चाहे सड़क पे रहो, चाहे कहीं रहो, इंडियन टेरिटरी में हो आप तो 182 दिन हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप रेजिडेंट माने जाओगे, पहली चीज। आगे, और हैविंग विद इन द 4 years प्रीसीडिंग दैट ईयर इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 365 डेज। मान लो ये क्राइटेरिया हम फॉलो नहीं कर रहे, पहला वाला, हम सेकंड क्राइटेरिया फॉलो कर रहे जो 6(1)(c) में है। उसमें कहता है कि इस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ दो आप अभी के लिए, मान लो 2022-23 को छोड़ के आप क्या कर रहे हो, टैक्स तो आपको 2023-24 में असेसमेंट ईयर में ही देना है, पर इस प्रीवियस ईयर की हम बात नहीं करें, इसको छोड़ के इसके पहले के जो 4 हैं उसमें से 365 4 हो गए, तो इसमें से टोटल आपको कितना दिन रहना है, 365 डेज। मतलब 4 साल में टोटल मिला के आपको 365 दिन रहना है। पिछले इस प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, और या इसके अलावा और मोर इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग इन ऑल टू 60 डेज और मोर इन दैट ईयर, इसके अलावा 60 दिन आपको इसमें रहना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। या तो आप 182 दिन रह लिए प्रीवियस ईयर में, फाइन, या तो आप 60 ही दिन रहे, पिछले साल 60 ही दिन रहे, पर उसके पहले के जो 4 साल थे ना, उसमें से टोटल 4 सालों में मिला दिया जाए तो आप 365 दिन थे। तो 365 दिन पहले 4 साल, और इसमें इस फाइनेंशियल ईयर में जो प्रीवियस ईयर है आपका, उसमें 60 दिन आपको रहना है, तो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, या फिर सीधे 182 दिन है तो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। समझ में आ गया होगा आई गेस। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु लिव्स इंडिया इन प्रीवियस ईयर, मान लो किसी प्रीवियस ईयर में आप छोड़ देते हो, इंडिया से बाहर चले जाते हो, कौन, इंडियन शिप, जो इंडियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 है उसके अकॉर्डिंगली आप अगर क्रू के साथ बाहर जाते हैं, लेट्स से नेवी वगैरह के साथ या किसी और के साथ, ठीक है, कुछ ऐसे के साथ, तो आपको ये जो 60 डेज प्रीवियस ईयर में भी बोला ना, क्या तो प्रीवियस ईयर में 60 दिन रह रहे हो या तो फिर 365 दिन, तो इसी 60 को बढ़ा के 182 दिन कर देते हैं। ये इसी की बात कर रहा हूं मैं, इसी की बात कर रहा हूं। पहले 4 साल में 365 दिन रह रहे हो आप, टोटल 4 सालों में जोड़ जाड़ के, मान लो किसी साल 300 रह लिया, किसी साल 2 दिन रहे, किसी दिन 60 दिन रह लिए, किसी दिन 1 दिन रह, तो 365 हो गया ना मान लो। तो ऐसे करके अब ये जो 60 था ना प्रीवियस ईयर में, वो बढ़ा के 182 दिन कर देते हैं इस चीज के लिए। शिपिंग इंडियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो है ना, इसके अंदर में अगर आप आते हो तब, उसके अलावा इसमें भी 182 दिन कर देते हैं। अगर 115C जो आपका एक्सप्लेनेशन क्लाउज ही है ना, ठीक है, उसके अंदर में अगर आप हो तो उसके लिए भी 182 डेज कर देते हैं। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी के लिए मान लो नहीं है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर इंडिया से बाहर चले जाते हो आप, या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन विद इन द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन टू क्लाउज ई ऑफ सेक्शन 115C हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन अ प्रीवियस ईयर, तो आपको 182 दिन रहना पड़ेगा। अगर आप इंडियन ऑरिजिन के हो या फिर इंडियन सिटीजन हो, बाहर रहते हो, इंडिया में आकर रह रहे हो, तो फिर उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब सब बातों को छोड़ दो यहीं पे। अब देखो, आपको रेजिडेंट समझा दिया मैंने, अब क्वेश्चन उठता है कि रेजिडेंट तो हो गए आप, पर क्या आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, क्या प्रायः आप इंडिया में रहते हो, ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, ये कैसे चेक करेंगे? तो पहले तो आपने रेजिडेंट को सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग चेक कर लिया, सेक्शन 6(1) के अकॉर्डिंग, पर अब ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगे नहीं, वो चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे? कहता है अगर आपको ऑर्डिनरली रेजिडेंट चेक करना है तो पहले 2 क्राइटेरिया में से कोई एक फॉलो कर दिया आपने, भैया कोई एक फॉलो, और लिखा हुआ है ना, याद रखना ये चीज, और लिखा हुआ है यहां पे, देखो, और इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फॉलो करते हो, या फिर एक्सप्लेनेशन में जो दिया हुआ है, या फिर इन दोनों में से कोई एक हो आप, दैट्स ओके, फाइन, नथिंग प्रॉब्लम हियर। बट अगर ऑर्डिनरली रेजिडेंट चेक करना है तो पहले हमें रेजिडेंट चेक करना पड़ेगा 6(1) के अकॉर्डिंग, और उसमें से दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया आपने क्या कर दिया, फॉलो कर दिया। अब ऑर्डिनरली रेजिडेंट वही हो सकता है जो ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो करता है। कौन कौन से? सुनो, ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 out of 10 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। 2022-23 को छोड़ दो, उसके पहले के 10 सालों में से किसी भी में वो 2 साल जो है वो इंडिया का रेजिडेंट रहा है। ठीक है, आगे, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ पीरियड्स अमाउंटिंग टू ऑल टू 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 years प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। या तो उसको छोड़ दो, पहले उसके छोड़ दो, मान लो प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उसके पहले के 7 सालों में से टोटल 730 डेज रह रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी कि उन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फॉलो करना है 6(1) के अकॉर्डिंग, और आपको ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो करने हैं
ऑर्डिनरली रेजिडेंट होने के लिए। इसलिए कॉन्सेप्ट होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। मतलब आप सेक्शन 6 के तो 1 का जो कॉन्सेप्ट है उसमें से दोनों में से कोई एक तो फॉलो कर रहे हो आप, पर इन दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर रहे हो, दोनों में से कोई नहीं कर रहे हो, तो रेसिडेंट हो जाओगे बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो जाओगे। क्योंकि रेसिडेंट और ऑर्डिनरली रेजिडेंट दोनों होने के लिए सेक्शन 6(1) का या तो कोई क्राइटेरिया फॉलो करना है या फिर ये दोनों तो करना ही करना है आपको। या तो मान लो उधर दोनों कर दिया आपने, इधर भी दोनों कर दिया आपने, तो रेजिडेंट भी हो जाओगे और ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी हो जाओगे। पर रेजिडेंट हो पर इन दोनों में से कोई एक ही फॉलो कर रहे हो तो नॉट मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो जाओगे। समझे कि नहीं समझे? तो रेजिडेंट और ऑर्डिनरली रेजिडेंट होने के लिए रेजिडेंट का कोई एक क्राइटेरिया और ऑर्डिनरी रेजिडेंट का दोनों क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हो गया आप। ठीक है, अब वही फिजिकल प्रेजेंस इन एनी वेज इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं कि घर में ही रहो, कहीं भी रह रहे हो इंडियन टेरिटरी में तो आपको फिजिकल प्रेजेंस माना जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इतने देर के लिए समझ में आ गया कि रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों होने के लिए रेसिडेंट में के दो क्राइटेरियाज, बार बार कह रहा हूं, रेसिडेंट के ये दो क्राइटेरियाज में से कोई अगर आपने फॉलो कर लिया, कोई भी एक, तो रेजिडेंट तो हो गए आप, या दोनों कर लिया तो रेजिडेंट हो आप। पर अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट अपने आप को मानना चाहते हो या फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न उसके हिसाब से देना है, तो आपको ये दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर कोई एक भी कर रहे हैं आप तो रेसिडेंट होंगे बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए आपको दोनों के दोनों क्राइटेरियाज फॉलो करने हैं। उधर चाहे आप एक ही करो पर इधर दोनों करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे कहता है, क्या कहता है उसको सुन लो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर लेते हैं। कहता है a Hindu undivided family forms or other association of persons is said to be previous year in every case। हर केस में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस को हम रेजिडेंट बोलेंगे यदि एक्सेप्ट वेयर ड्यूरिंग दैट ईयर, उस साल जिस साल को प्रीवियस ईयर मान रहे हो, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। अगर मान लो 2022-23 में आप प्रीवियस ईयर लेके चल रहे हो, इस साल एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म या अदर एसोसिएशन ऑफ पर्संस अगर अपने आप को कहता है कि रेजिडेंट नहीं है, हम रेजिडेंट नहीं है, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि इस साल आपका जो मैनेजमेंट था और जो कंट्रोल था आपके बिजनेस का, या फिर आपका जो भी अफेयर्स है, अफेयर्स मतलब बिजनेस, या मान लो वो कंप्लीटली इंडिया से बाहर है, उसका कोई भी कनेक्शन इंडिया में है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली नहीं माने जाएंगे, बल्कि आपको रेजिडेंट ही माना जाएगा। अगर अपने आपको रेजिडेंट नहीं मनवाना आपको, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका कोई भी अफेयर्स, कंट्रोलिंग अफेयर्स, मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका बिजनेस चल रहा है, वो इंडिया से कंप्लीटली बाहर है। अगर उसका कोई भी कनेक्शन डी फैक्टो डी ज्यूरी नहीं, डी फैक्टो कंट्रोल मैनेजमेंट अफेयर्स इंडिया में है, तो आप रेजिडेंट होंगे। एक बात और आपको याद रखना है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल, बस यही दो लोग ऐसे हो सकते हैं जो रेजिडेंट भी हो सकते हैं या ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट इनके ऊपर लगता है। बाकी किसी के ऊपर या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट लगता है। सिंपल, फर्म हो या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो, कंपनी हो, या तो आप रेजिडेंट हो सकते हैं या तो नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल के पास ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्शन 6(3) कहता है अ कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। 2022-23 में या किसी प्रीवियस ईयर में आप कंपनी रेजिडेंट माने जाएंगे यदि इंडियन कंपनी हो, या ड्यूरिंग दैट ईयर, उस प्रीवियस ईयर में द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन इंडिया। होली, अब यही चीज होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मतलब ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप इंडिया में होना चाहिए। आपका जो बिजनेस चल रहा है ना, उसको कंट्रोल करने वाला व्यक्ति या उसको कंट्रोल करने वाला मैनेजमेंट इंडिया में है, तो फिर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे कहता है एवरी अदर पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। कोई और पर्सन की बात करें जो इन सब में कंक्लूड नहीं हुआ, ना फॉर्म है, ना एसोसिएशन है, ना इंडिविजुअल है, ना कुछ है। एवरी अदर पर्सन, लेट्स से इंडिया का सीट, मतलब वो बाहर का कोई व्यक्ति, फॉरेनर है, वो इंडिया में आके रह रहा है, तो कोई कैसे बात करेंगे, उसके लिए कह रहे हैं। कहता है एवरी अदर पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इन एवरी केस एक्सेप्ट वेयर ड्यूरिंग दैट ईयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिज अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। अगर आपका मैनेजमेंट और अगर आपका कंट्रोल उस साल फाइनेंशियल ईयर या तो इंडिया से एकदम बाहर है, तो आप ये कह सकते हो कि आप जो हो वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो। अगर आपका थोड़ा भी डिफेक्टो कंट्रोल यहां पे है, तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो गए, चाहे फॉरेनर हो चाहे कोई भी हो। सेक्शन 6(5) कहता है इफ अ पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया इन अ प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू एन असेसमेंट ईयर, 2022-23 में या 2023-24 का असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग मैं सारा बता रहा हूं आपको, 2022-23 में अगर आप इंडिया का रेजिडेंट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम, किसी भी सोर्स ऑफ इनकम के लिए मैं कह रहा हूं, तो आप
उस साल इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे आपके टोटल स्कोप ऑफ इनकम के लिए। अगर आप ये कह रहे हो कि सर ये वाला इनकम जो है मेरा इस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस ईयर में 2022-23 में इंडिया से है, या फिर मैं उसके लिए इंडिया का रेजिडेंट हूं, तो आप हर किसी के लिए इंडिया का रेजिडेंट हो जाएंगे, चाहे आपका सोर्स ऑफ इनकम कहीं भी हो, हर चीज के लिए आप इंडिया का रेजिडेंट हो जाएंगे उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, चलिए सेक्शन 6 कहता है अ पर्सन इज सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। एक पर्सन इंडिया में नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहला सकता है किसी प्रीवियस ईयर के लिए। किसी प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंट जो है, कहने का मतलब सेक्शन 6 कहता है कि आप नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, मतलब प्राय इंडिया में नहीं रहते। ये चेक करने के लिए यदि वो पर्सन उस प्रीवियस ईयर में एन इंडिविजुअल हु हैज बीन नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन 9 आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग दैट ईयर और हैज ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग दैट ईयर बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 729 डेज और लेस, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए बिल्कुल सेम चीज लगता है। अभी ध्यान से समझो, मैं जो आपको बोला था इसमें क्या था। अगर 730 दिन आप रह लेते हो, देखो दोनों क्राइटेरिया वापस दे रहा हूं, देखो ये वाला है ना, इसी की बात कर रहा था। अगर 730 नहीं हो आप, मान लो पिछले 7 सालों में, अगर इस 10 प्रीवियस ईयर में 2 में आप नहीं रहते हो, तो आप क्या हो गए, रेजिडेंट हो बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। मैंने आपको समझाया था अभी। या फिर 729 दिन के लिए रह रहे हो पिछले 7 सालों में, 730 हो तो रेजिडेंट भी हो गए और ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो गए। पर अगर 729 दिन के लिए रह रहे हो तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। उस तरीके से एटलीस्ट 2 साल के लिए नहीं रह रहे हो, 2 प्रीवियस ईयर्स के लिए, 10 में से 2 प्रीवियस ईयर्स के लिए इंडिया में नहीं रह रहे हो, 1 ही साल के लिए रह रहे हो या 1.5 साल के लिए रह रहे हो, तो आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि रेजिडेंट और ऑर्डिनरली रेजिडेंट होने के लिए रेजिडेंट का एक क्राइटेरिया और ऑर्डिनरली रेजिडेंट का दोनों क्राइटेरिया फॉलो करना है। अगर नहीं कर रहे हो रेजिडेंट हो जाओगे बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो जाओगे। सिर्फ इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए चीजें लागू होती हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है मैंने आगे, एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन ओनली बी इन कैटेगरी ऑफ नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, कंपनी फर्म्स एंड अदर एसोसिएशंस कैन नॉट बी इन दिस कैटेगरी। ठीक है, अभी समझाता हूं आपको। ठीक है, अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम एक बार देख लेते हैं क्या है। सेक्शन 5 की बात कर लेते हैं। कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन हु इज इन रेजिडेंट इंक्लूड्स ऑल इनकम फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स डिराइव्ड। आप उस साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडिया का रेजिडेंट हैं तो आपका टोटल इनकम क्या क्या हो सकता है। अगर आपका इनकम रिसीव्ड और इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन सच ईयर और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, अगर आपके खुद के द्वारा रिसीव किया हुआ है या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, एक्रूज और अराइजेज और इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज टू हिम ड्यूरिंग इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर और एक्रूज और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर। उस साल इंडिया से बाहर मान लीजिए रह रहे हैं, पर आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया से बाहर आपको बिजनेस से पैसा आ रहा है तो भी आपको माना जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा है तो इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है ना सेक्शन 9, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कभी, तो आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी के लिए इतना याद रख लो कि हु इज अ रेजिडेंट, आपका रेजिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस फाइनेंशियल ईयर में, उस प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट हो तो ये सारा इनकम जहां से आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसके ऊपर आपको टोटल स्कोप ऑफ इनकम बोलेंगे, इसको टोटल टैक्स बोलेंगे, आपको इसके ऊपर टोटल टैक्स देना पड़ेगा। कहां से, इज रिसीव्ड और इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो इंडिया में रिसीव्ड हो रहा है। एक्रूज और अराइज टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर, इंडिया में अराइज हो रहा है, या फिर एक्रूज और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर। अब इंडिया से बाहर एक्रूज हो रहा है पर उसका मैनेजमेंट कहां है, इंडिया में है, तो आपको कहां देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। पर ऐसा है कि इंडिया से बाहर, होल्ली इंडिया से बाहर है तो नहीं देना पड़ेगा। पर इंडिया से बाहर, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, इंडिया से बाहर हो, बिजनेस आपका इंडिया से बाहर, पर उसका कुछ कंट्रोल इंडिया में है, मैनेजमेंट जो इफेक्टिव कंट्रोल मैनेजमेंट है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कहता है प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ पर्सन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया within the meaning of subsection 6 of section 6, the income which accrues or arises to him outside India shall not be so included unless it is derived from a business control in a profession set up in India, जो मैंने अभी आपको बोला। कहता है सेक्शन 5(2) कहता है subject to the provisions of this act the total income of any previous year of a person who is a non-resident, non-resident कौन हो सकता है, कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, includes जो नॉन रेजिडेंट है, includes all income from whatever source derived which is received or is deemed to be received in India in such year on behalf of such person or accrues or arise or is deemed to accrue or arise to him in India during such year। नॉन रेजिडेंट हो तो इन दो कैटेगरीज में आपको टोटल स्कोप ऑफ टैक्स माना जाएगा। अगर नॉन रेजिडेंट हो तो एक्सप्लेनेशन 1 कहता है इनकम accruing or arising outside India shall not be received in India within the meaning of this section by reason only of the fact that it is taken into account in a balance sheet prepared in India। कहता है कोई भी इनकम accruing और arising outside India उसको नहीं माना जाएगा इंडिया में, जस्ट बिकॉज कि आप अपने बैलेंस शीट में दिखा रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप इंडिया में हो, रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, अगर टैक्स, अगर आपका जो इनकम एक्रू है और राइज है वो इंडिया से बाहर हो रहा है, उसका कोई भी कंट्रोल मैनेजमेंट आप इंडिया में नहीं है, तो आपको टैक्स नहीं देना। अगर आप रेजिडेंट हो बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो तो उसका उसमें आ जाएगा,
और अगर नॉन रेजिडेंट हो तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। पर अगर उसका कोई भी कंट्रोल इंडिया में होना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा। फॉर द रिमूवर ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट इनकम व्हिच हैज बीन इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन ऑन द बेसिस दैट इट हैज accrued or arisen or is deemed to have accrued or arisen to him shall not again so be included on the basis that it is received or deemed to be received by him in India। ये इसमें नहीं आएगा। मान लो कि आपने इसमें राइज कर दिया, उसका कोई कंट्रोल सर इसमें है, तो उसको भी जोड़ रहे हो सेक्शन 51C के अंदर, फिर 51A में जोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। एक ही बार जुड़ सकता है वो। क्वेश्चन कराता हूं, देखो क्वेश्चन कराता हूं। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मिस अमृता फ्रॉम मालदीव्स विजिटेड इंडिया 20 अक्टूबर 2019। 20 अक्टूबर 2019 को अमृता जो है वो कहां आती हैं? मालदीव से इंडिया आती हैं और यहीं पे सेटल हो जाती हैं 20 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। अब इनका इनकम जो मालदीव में कुछ था, इनका बिजनेस था, जो भी था या जहां से भी कमा रही थी, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में 1 करोड़ रुपया मालदीव में जो कंपनी सेटअप है वहां से इनको मिला, या वहां किसी बिजनेस से इनको पैसा मिला। अब आपसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहती हैं 2020-21 का। अब असेसमेंट ईयर 2020-21 है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा बताओ? 2019-2020। तो 2019-2020 में देखो कहां है ये, 20 अक्टूबर 2019 से ये 31 मार्च 2020 तक तो इंडिया में है। 6 महीने तो हो गए, 6 महीने तो हो गए, समझे कि नहीं समझे? तो इसमें 182 दिन अगर इंडिया में रह रही है तो रेजिडेंट हो गई, रेजिडेंट तो है इंडिया का। मालदीव में, मालदीव से भले ही आई, इंडिया में रह रही है। अगर 182 दिन रह रही है इस फाइनेंस प्रीवियस ईयर में, तो इंडिया की रेजिडेंट हो गई। क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? तो नहीं, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए 2 क्राइटेरिया मैंने बताए थे, या तो 10 में से 2 साल रहे, या तो 730 दिन रहे टोटल 7 सालों में। दोनों में से कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा। रेजिडेंट तो है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। उसके अलावा क्या ये इंडिया में ये जो मालदीव से पैसा कमाई उसका टैक्स देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इनको जो पैसा मिला मालदीव में, ये उसका कोई भी कंट्रोल इंडिया में नहीं है, कोई भी डिफैक्टो कंट्रोल इंडिया में नहीं है, तो नहीं देना पड़ेगा टैक्स इनको। सिर्फ और सिर्फ टैक्स इस 182 दिन रेजिडेंट का जो क्राइटेरिया फॉलो किया उसके बेसिस पे जो इंडिया में इन्होंने पैसा कमाया, इंडिया में जो इनको पैसा मिला, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आगे देखता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मिस्टर जॉन एक आयरलैंड से हैं, इंडिया आते हैं 2020 के अप्रैल महीने में और सेटल हो जाते हैं। उसके बाद अब इनको इनकम टैक्स रिटर्न देना, असेसमेंट या 2021-22 और 2022-23 के लिए एडवाइस करिए। तो देखिए 2021-22 के लिए हमको देखना है तो प्रीवियस ईयर देखेंगे 2020-2021। तो 2020 में अप्रैल से रह रहे हैं, बिल्कुल 6 महीना रहेंगे 2021 आते आते, और जब वो सारे रेजिडेंट हो गए और 2022-23 में इनको देना है तो उसके बाद रह रहे हैं तो ऑब्वियस है कि देंगे ही। तो दोनों फाइनेंशियल, दोनों असेसमेंट ईयर में इनको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। इसमें क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि 182 दिन रह लिए, अप्रैल 2020 से जोड़ लो ना 31 मार्च 2021 तक, तो देना ही पड़ेगा। और 2022-23 में, 2021-22 में तो पूरे साल रह रहे हैं, तो इनकम टैक्स इनको देना पड़ेगा इंडिया में कमाया हुआ पैसा से। बाहर में अगर कोई इंडिया में कमा रहे हैं आउटसाइड इंडिया से, पर उसका कंट्रोल कहां इंडिया में, तब तो इनको देना पड़ेगा सेक्शन 51C के अंदर, क्योंकि रेजिडेंट है। यही कंपनी होता नॉन रेजिडेंट हो जाता तो सेक्शन 52AB लगता उसमें। देखो ना 52AB, ये कंपनी वाला तो है, नॉन रेजिडेंट वाला, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मिस्टर शर्मा अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन है, इंडिया से चले जाते हैं 1 नवंबर 2020 को साउथ कोरिया में जॉब करने के लिए। क्या वो 2021-22 असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स देना पड़ेगा उनको? तो आप देखो 2021-22 असेसमेंट ईयर है, 2021-22 तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 2020-2021। अब नवंबर में चले गए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। मान लो 6 महीने अगर रहते हैं, पूरा नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन, कितना हो गया? 62 दिन हो गए ना, 61 दिन। जनवरी के 31 दिन जोड़ लो, 93 दिन हो गए। उस तरीके से फरवरी के 28 जोड़ लो और मार्च के जोड़ लो। तो मुझे लगता है कि 182 दिन नहीं रह पाएंगे। अब 182 दिन अगर नहीं, सॉरी यहाँ से मार्च से जोड़, अप्रैल से जोड़ेंगे ना यार, अप्रैल से नवंबर तक जोड़ेंगे ना, अप्रैल से नवंबर जोड़ लो। अगर 182 दिन रह रहे हैं इंडिया में तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, तो इनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया से बाहर चलेगा उससे हमको मतलब नहीं, इंडिया में जितने दिन रहे प्रीवियस ईयर में, अगर 1 अप्रैल 2020 से 1 नवंबर 2020 अगर 182 दिन हो रहा है तो इनको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का रेजिडेंट हो गए, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, 2 बार और वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में केसेस की बात करेंगे और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे किसका, जो आपका क्या नाम है, सेक्शन 9 एक्रू और अराइजिंग इन इंडिया, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा टॉपिक था, प्लीज चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, अच्छा लगता है। 1-2 बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।